इसीलिए 19 एसएसबी बोर्ड इज ऑलवेज लकीएस्ट बोर्ड। हाँ, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ के इंटरव्यूज़ भी 19 एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद के ही किए हैं। 19 एसएसबी सुनते ही लगता है कि यार ये अभी तो कुछ दिन पहले किया था, अभी तो कुछ दिन पहले किया था। तो ऐसा कनेक्ट बनता चला जा रहा है। तो मैक्सिमम इंटरव्यूज़ फ्रॉम द 19 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड। लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एमकेसी इटसेल्फ। अपने यहाँ से ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रही हैं जिनको मैंने बिल्कुल बॉर्डर लाइन देखा है कि 350 का कट ऑफ है, बट दे डिड वेल इन एसएसबी एंड फाइनली दे आर रिकमेंडेड और एकेडमी का आज के डेट में वो हिस्सा है। और फिर से 16 अप्रैल 2023 में मिशन 1 एनडीए हम लोगों ने नाम दिया है उसको। और इस बार हम भी पूरी ताकत लगाने वाले हैं कि टू गिव द बेस्ट रिजल्ट इन द रिटन एंड टू गिव द बेस्ट रिजल्ट इन द एसएसबी। आई थिंक हर बच्चा जो एसएसबी का हिस्सा बनता है, रिकमेंड होता है तो अच्छा लगता है, बट जब एमकेसी परिवार से आता है तो एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग एनर्जी मिलती है कि लाइक यार दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, जो हम चाहते हैं। तो हमने कहा बच्चा करंट का तो प्रैक्टिस करेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, बट उसको अगर हम संडे स्पेशली केवल बुला करके रिवीजन सेशन कराएं, दैट मीन उनको बैक के क्वेश्चंस कराएं, तो मुझे लगता है बच्चों को दोनों तरफ से एक कनेक्ट बना रहेगा। तो अभी हमको इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लगातार हम लाइव सेशन चला रहे थे वीडियो सोल्यूशन का। आंसर की भी सबसे पहले अपलोड करते हैं पूरे भारत में। इट्स अ टास्क फॉर अस आल्सो। मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे सबसे पहले इनको आंसर की भी हम दे देते हैं। सारे इनके जो पेपर हुए हैं ABCD सेट, उनके सेट भी अवेलेबल करा देते हैं। और वीडियो सोल्यूशन तो यूट्यूब पे दे ही दे रहे हैं पूरा। वहाँ पर अब उससे एक चीज़ जो किस्मत का भी साथ लगा कि थोड़ी प्रैक्टिस करी पिक्चर आ गई थी। 11 में से 4-5 पिक्चर ऐसी थी जो पहले से प्रैक्टिस कर रही। अच्छा, यहाँ पे एमकेसी में प्रैक्टिस हो चुकी थी यहाँ पे, तो अपीयर हो गई थी, तो उससे काफ़ी मदद मिल गई उधर। तो रीजनिंग एबिलिटी की बात आती है तो वहाँ एक ही चीज़ आता है, वाई। और वाई जो है ना आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता है, वाई तो रीजनेबल होना चाहिए ना, रीजनिंग उसमें होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो इट्स वेरी ट्रू कि आपको हर चीज़ का लॉजिक क्लियर कर लेना है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से फिर से एक बार फिर से एनडीए की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके सामने जो वाकई में आपको महसूस कराएगी कि जब इंसान में सिंसियरिटी और डेडिकेशन हो तो किसी भी एज में वो कुछ भी बेहतर कर सकता है। और आज उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। और ऑब्वियसली बहुत सारी बारीक बातें, बहुत सारे अनुभव, एक्सपीरियंस, उतार चढ़ाव, हर चीज़ को आपको आज समझने का मौका मिलेगा इस सेशन में। और वाकई में 19 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप में एक कमाल का रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। एंड आई रियली फील प्राउड कि मुझे लगातार इंटरव्यूज़ करने के मौके मिल रहे हैं ऐसे बच्चे जो वाकई में डिजर्व करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा होना। और उसी कड़ी को और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोलेश्वर सारस्वत। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले अपने विषय में कुछ बताएं, कौन सा एसएसबी बोर्ड था, डेट क्या थी, कुछ पहले डिटेलिंग बच्चों को दें अपने विषय में। So first of all, I would introduce myself from my name, myself Bholeshwar Saraswat, and I got recently recommended from 19 SSB Allahabad on 24 August, and my reporting was on 20 August. So I'm quite very much happy about it. तो 20 अगस्त को रिपोर्टिंग हुई। यस सर। 24 को रिकमेंडेशन हुआ। और आपने जैसे कहानी बताई, छोटा छोटा उसका सारांश भी ले लेते हैं हम लोग। टोटल 80 की रिपोर्टिंग थी। यस, जिसमें 40 गॉट स्क्रीनिंग। यस सर, 50% एंड 50% कह सकते हैं। एंड फाइनली रिजल्ट भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास पहुंचा। 16 गॉट रिकमेंडेशन। इसीलिए 19 एसएसबी बोर्ड इज ऑलवेज लकीएस्ट बोर्ड। हाँ, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ के इंटरव्यूज़ भी 19 एसएसबी बोर्ड बैंगलोर इलाहाबाद के ही किए हैं। बस सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि व्हाट एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर कि 19 एसएसबी सुनते ही लगता है कि यार ये अभी तो कुछ दिन पहले किया था, अभी तो कुछ दिन पहले किया था। तो ऐसा कनेक्ट बनता चला जा रहा है। तो मैक्सिमम इंटरव्यूज फ्रॉम द 19 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट टू नो लिटिल जर्नी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी लाइफ की कैसे रही, आप कहाँ से हैं, कुछ और बताएं डिटेल अपने बारे में। So sir, originally I am from Mathura, Uttar Pradesh. I born there and my village is also there, home village is also there. And then with my... तो मथुरा से काफ़ी दूरी है कि मथुरा सिटी में ही? Sir, in the outskirts of Mathura. अच्छा, आउटस्कर्ट। कितनी दूरी है मथुरा से? Around 15 or अच्छा, 15 to 20 का। ओके, ठीक है। And then at that time I used to live with my father in Alwar, Rajasthan. ओके। But in 2008, after my father death, me, my brother came on to Amroha, Uttar Pradesh to live with my maternal grandfather, maternal grandmother. Okay. So from there only I have completed my whole schooling. Okay. And now originally I am also pursuing BC. Okay. बट इन सब के बीच जैसे आपने बताया कि आपका फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो किस स्टैंडर्ड से खेलना शुरू किया आपने? Sir, actually I was a studious kind of student till class 10th. Okay. But after class 10th my height was in class 10th my height was only 5 foot. Okay.
And so I was thinking that it's very much a small, so I started playing sports. Okay. And then I started liking playing football. Okay. So from there only my interest toward football started increasing. So in 11th and 12th I was very much involved in football. तो एनडीए एग्जाम की एलिजिबिलिटी तो आपकी पहले ही तय हो जाती थी, दैट मीन आप सितंबर जो 2019 का अटेम्प्ट था उसके लिए भी एलिजिबल थे, फिर अप्रैल 2000। So actually I have cleared my class 12th at the age of 16. ओके When I was living in Alwar, I don't used to go to school. ओके After my father's death, I have started my schooling at the age of 5 from second class. ओके तो मैं सेकंड क्लास से ही पढ़ने बैठा, उससे पहले मैंने कुछ पढ़ा अच्छा, उससे पहले पढ़ा ही नहीं। नहीं। घर पे मम्मी थोड़ा बहुत पढ़ा देती थी। जी, तो सेकंड क्लास से स्कूलिंग स्टार्ट हुई। I was quite very much good in studies in earlier time. ओके So after that, in 2020, I completed my class 12 before Corona. So result came out and then I gave my ND attempts. अच्छा, देन यू स्टार्टेड आफ्टर 10 प्लस 2 रिजल्ट। Actually in 2020 only one ND exam was conducted. हाँ, वन, इट वाज वन। हाँ, वो बिकॉज ऑफ 6 सितंबर को एक ही एग्जाम हुआ था। So, अप्रैल एंड सितंबर। I think it was at 19 April in 2020 my ND exam was there but it was postponed by UPSC. हाँ, ऑब्वियसली पोस्टपोन हुआ। So then कोरोना की only वजह से one और- exam was जी, conducted. तो ज्वाइंट ही हुआ था 2020 So का exam। I was having the opportunity but I wasn't serious. I was involved in football. ओके, तो उस समय भी खेल ही रहे थे, मतलब 10 प्लस 2 के बाद भी खेलने पे ही ध्यान लगा था पूरी तरह से। And in second attempt also the same thing. हाँ, क्योंकि दोनों ही प्रोस्पेक्ट ज़रूरी हैं। अभी मैं इस पे बोलेश्वर शेयर भी कर रहा था, तो आई वाज शेयरिंग अ कंटिन्यूस स्टोरी कि 350 एग्जैक्ट बंदे का है नंबर, यू नो, डरा हुआ, बिल्कुल सहमा हुआ, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, कटाप बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने कहा लुक, रिटन पार्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड द एसएसबी पार्ट इज़ टोटली डिफरेंट। भाई तूने 900 में यहाँ जो स्कोर करना था कर लिया, हाँ ये तेरे को सोचना था तब जब एग्ज़ाम देने के पहले, अभी देने के बाद होने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ एसएसबी, आप उधर जाके कितना बेहतर करते हो। फाइनली स्कोर 462 मार्क्स इन एसएसबी। अब आप कैलकुलेट करो, 800 गिव अप गया एंड गॉट अंडर 200 रैंक, तो ऐसे भी सूरमा है। तो इसको मैटर ही नहीं करता, ये सबको समझना चाहिए। लोग इस बात को लेकर बड़ा डराते भी हैं कि रिटर्न में अगर इतना आ गया तो तुम्हारा नहीं हो सकता है, तो ऐसे नहीं है। लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एमकेसी इटसेल्फ, अपने यहाँ से ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रही हैं जिनको मैंने बिल्कुल बॉर्डर लाइन देखा है कि 350 का कट ऑफ है बट दे डिड वेल इन एसएसबी एंड फाइनली दे आर रिकमेंडेड, और एकेडमी का आज के डेट में वो हिस्सा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या रिटर्न का स्कोर है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एसएसबी यू हैव नेक्स्ट ऑप्शन टू डू वेल। तो फाइनली फिर नवंबर का एग्जाम दिया, फिर आपने पैकिंग कर ली, तो मम्मी ने भेजा कि कैसे, मतलब कारवां कैसे शुरू हुआ। Sir, actually, as I say, my मौसा मौसी जी यहाँ पे रहते हैं इलाहाबाद में, जैसे आपने so they बताया। called me off that you can study from here. Okay. यहाँ से कोचिंग लेकर के पढ़ लो, साथ फायदा रहेगा। So I come here, I take admission here and I started preparing for my return. रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर आपने लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मेहनत की और फाइनली फिर 10 अप्रैल एग्जाम में आप अपीयर हुए। इस बार आप कॉन्फिडेंट थे। This time I have just practice a lot. So क्या यूएसपी, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी एग्जाम दे के भी आए हैं 4 सितंबर का, इवन 4 सितंबर का आप भी एग्जाम दिए हैं और आपने फिर से कहा कि सर बेहतरीन हुआ मेरा एग्जाम, और फिर से 16 अप्रैल 2023 में मिशन 1 एनडीए हम लोगों ने नाम दिया है उसको, और इस बार हम भी पूरी ताकत लगाने वाले हैं कि टू गिव द बेस्ट रिजल्ट इन द रिटर्न एंड टू गिव द बेस्ट रिजल्ट इन द एसएसबी। क्योंकि जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, दैट्स ट्रू। आई थिंक हर बच्चा जो एसएसबी का हिस्सा बनता है, रिकमेंड होता है तो अच्छा लगता है, बट जब एमकेसी परिवार से आता है तो एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग एनर्जी मिलती है कि यार दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, जो हम चाहते हैं। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिटर्न को लेके क्या हमेशा से स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए, किस पॉइंट पे आपके हिसाब से। Sir, I would say first of all focus on mathematics, and on GAT part it's like on English it's a separate thing, and then the science, SST and current affairs, that's a separate thing. So in mathematics I would say clear your concepts, and the most important thing is practice, because if you will see last 2-3 papers on April paper and the paper that has happened on yesterday, Yeah. both of the paper were quite easy, but the thing that they were long. Right. So you should have a good practice. If you are not having good practice, the thing that will happen that you will say, oh मेरा पेपर छूट गया. That's the same thing happened to me yesterday. एग्जैक्टली, टाइम मैनेजमेंट इज मेन थिंग। Very important. और आपका इसलिए हुआ क्योंकि अगस्त में आप एसएसबी के लिए गए और एक लंबा गैप भी हुआ, आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाए। Sir, I got मतलब leave from SSB in 3 September and 4 September I gave it. तो ये भी एक अलग नो टाइम मैनेजमेंट, बट कोई नहीं, एक तरफ पॉजिटिविटी But थी तो इसको तो थोड़ा sir, ही है। accuracy helped me because in mathematics out of 56, my calculation said that 52 are completely 52 is correct. correct, हाँ. So accuracy has saved me. ठीक है, 52 इधर करेक्ट जा रहा है तो अराउंड 100 के मार्क्स इधर हो गए, और उधर आपने 75 फोड़ ही दिया पूरी तरह से जीएटी को, मतलब इट्स अ बेस्ट वन। आपने कितना कहा जीएटी में, कितने अटेम्प्ट किए टोटल? Sir, 88. क्या बात है, उसमें से एग्जैक्ट 75 सही हैं, तो ये अपने आप में
में बेटर स्कोर को ले जाता है, तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं मेरी तरफ से, तो सिर्फ शॉर्ट है क्योंकि 300 इधर से आ रहा है, 100 उधर से आ रहा है, हम कह रहे 380 आएगा, 385 आए, 370 आए, बट सिर्फ शॉर्ट तो है, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। तो एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज़ जो आपको लगती है बुलेश्वर की प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। In mathematics, I would say practice very much important. In GATE, I would say revision. रिवीजन Whatever you have studied, revise it at least 2 times. अभी हम लोगों ने क्लासेस में भी इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमें ये लगने लगा, जैसे आपने कहा रिवीजन, तो हमने संडे स्पेशली रिवीजन कर दिया कि मान लो कि फर्स्ट यूनिट पढ़ के सेकंड में आ गया है, तो उसका हर संडे हम फर्स्ट यूनिट का रिवीजन चलाते रहें, क्योंकि क्या होता है जैसे ही कनेक्ट आपका छूटता है फिर आपके एग्जाम में वो दिक्कत का कारण बन जाता है, और आप करंट पे ही फोकस कर पाते हो, खुद से आप बैक जाके बहुत करते नहीं क्योंकि करंट का ही इतना लोड होता है। तो हमने कहा बच्चा करंट का तो प्रैक्टिस करेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, बट उसको अगर हम संडे स्पेशली केवल बुला करके रिवीजन सेशन कराएं, दैट मीन उनको बैक के क्वेश्चंस कराएं, तो मुझे लगता है बच्चों को दोनों तरफ से एक कनेक्ट बना रहेगा। तो अभी हमको इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। Sir, second thing, revision is important, and second thing I would say choose your strong side. For example, if you are from science background, so history, polity, economics will not be your strong things. एग्जैक्टली आपका मैथ होगा, So focus on your strong parts. That will give you an ease. I didn't study history, polity, economics at all. I did not, nor current affairs. I didn't study them at all. I just focus on science, English, and that is वो अपने आप में स्कोर आप पूरा मेंटेन कर रहा है। and some questions are there which are like general questions which you have studied in 9th 10th एग्जैक्टली या इधर उधर सुन के वो NCERT पढ़ा है, माइंड इतना में तो रहता रहता ही है, है, so इतना that बड़ा also help. करंट्स अपडेट है तो आपके 10-11 क्वेश्चन Like वैसे बनते हैं। recently one question was there कि भूदान मूवमेंट किसने किया था, जी जी तो वो मुझे मैंने पढ़ा नहीं है, बट 6th-7th क्लास की बुक की हिंदी की बुक से याद आया कि वो विनोदा भावे थे। विनोदा भावे। तो ऐसे ही अगर आप थोड़ा बहुत वहाँ माइंड गैस वर्क लगाएंगे तो वो काम चल जाता है। तो ये तो रही रिटर्न की स्ट्रैटेजी। रिटर्न के साथ साथ बिकॉज बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, लगातार हम लाइव सेशन चला रहे थे वीडियो सोल्यूशन का, आंसर की भी सबसे पहले अपलोड करते हैं पूरे भारत में। इट्स अ टास्क फॉर अस ऑल्सो, ये हमारे लिए भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे एग्जाम दें तो फिर उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन और उसका साथ एक्साइटमेंट रहता है कि कितने आएंगे। एग्जैक्टली हमारे लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि बच्चे क्लियर हो जाए, उनको डाउट ना रह जाए। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे सबसे पहले इनको आंसर की भी हम दे देते हैं, सारे इनके जो पेपर हुए ABCD सेट उनके सेट भी अवेलेबल करा देते हैं, और वीडियो सोल्यूशन तो यूट्यूब पे दे ही दे रहे हैं पूरा। नाउ नेक्स्ट टारगेट के लाइक अभी इनको भी SSB में लगना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वाज द होल जर्नी, लाइक कैसी जर्नी रही, लाइक स्क्रीनिंग पार्ट कैसा था, क्या आपने बेहतर किया वहाँ पे, क्या और बच्चों को आप कहना चाहेंगे स्क्रीनिंग में स्पेशली क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? So screening, first of all, you must practice lot on OIR because it's something which is in your hand. राइट उस आपके हाथ में वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी तो आपकी थोड़ी किस्मत भी मैड में है। राइट So I would say practice a lot on OIR, and after that in story part, I would say for the stories, first of all, make a simple story because it's a hazy picture. एग्जैक्टली So whatever idea occur to you, make a simple picture. Don't make like army में घुस जाना direct or हाँ, something like मतलब that. like वो Just make a simple picture and it's genuine. something. आप जो है वो लिखिए। Yes, sir. एग्जैक्टली Next thing that is important is narration. नाइस In narration, important thing is that yes, sometimes you can fluctuate in your voice or something like that happen. But the main thing is that you are confident. You appear confident while you're narrating. बहुत बढ़िया। फाइनली साइकोलॉजी पार्ट कैसा रहा? Psychology part, I would say, sir, the pictures I have practiced here, the same picture from little bit difference occurred in the SSB. So that part was quite good. Some in 2-3 stories I was not able to complete my मतलब जो right final part होता है story का, जो conclusion होता है, that was left behind. And उसके बाद वेट मेरा बहुत अच्छा गया था, बस only 3-4 वर्ड्स ऐसे थे जो I was not able to completely give them a meaningful sentence. In other रेस्ट words, किया पूरे के पूरे? yes sir, I attempted all 60. वेरी नाइस And in SRT it was quite less, around 35-36 SRT I attempted, but I would say you should practice for SRT, and quality is more important. मोर इम्पोर्टेंट It isn't like that you attempted all 60 but quality was not there, like कि भाई तुमने उसे मना लिया तो कैसे मना लिया वो तो बताओ. That's something that is important. And on a self description तो रट के गया था मैं घर से. बस वही जाना है, लिख देना। I would say that blank story and self description is something जो आपको घर से पढ़ के जाना, एग्जैक्टली मुझे लगता है प्लान करके जाओ, perfect क्योंकि चीज़ लिखो। वहाँ पे टाइम जब मिल जाए तो तुम अपनी और स्टोरीज कंप्लीट कर लो, या कुछ वर्ड्स रह गए हों वो कंप्लीट कर लो. कंप्लीट कर लो बिल्कुल सही बात है, वो टाइम आपको सेव करने की एक जगह है। हाँ वो कैप्टन सर ने आपको पूरा जो है ब्रीफ किया था आपके डोजियर को? यस सर, ब्रीफ किया था. टेट की स्टोरीज पे उन्होंने डाटा भी था, क्योंकि अच्छा। टेट की स्टोरीज अच्छी नहीं बनी थी मेरी ओके बिल्कुल भी, बट धीरे धीरे थोड़ी सुधरी. बट वहाँ पर आई वुड से एक चीज़ जो किस्मत का भी साथ लगा कि थोड़ी प्रैक्टिस करी पिक्चर आ गई थी. ओके
11 में से 4-5 पिक्चर ऐसी थी जो पहले से प्रैक्टिस कर रही, अच्छा, यहाँ पे एमकेसी में प्रैक्टिस हो चुकी थी यहाँ पे, तो अपीयर हो गई थी, तो उससे काफ़ी मदद काफ़ी मदद मिल गई उधर। डेट हेल्प मी लॉट। बहुत बढ़िया। हाउ वाज ओवरऑल इंटरव्यू? जैसे इंटरव्यू ने आपने कहा कि काफ़ी लंबा चल गया सर। So in interview when I entered, first thing was Bholeshwar. Name. So around 5 or 10 minute discussion was on my name. He asked me a question that Bholeshwar, Lord Shiva को भोलेश्वर मतलब भोला क्यों, इनोसेंट क्यों कहते हैं? तो उस समय तो मेरे माइंड में आ नहीं रहा था क्यों कहते हैं, कि एकदम से टिक कर गया। तो आइजट से कि सर वो वरदान वगैरह ऐसे ही दे देते हैं सोचे समझे। इसीलिए इसे भोलेश्वर। पहले एग्जैक्टली इट्स अ वेरी ट्रूथ आंसर, ये बहुत सही आंसर है। वो एक शुरू में टिक नहीं करा था पर बाद में टिक कर गया था। एग्जैक्टली, वरदान बहुत जल्दी दे देते थे महादेव। तो ही आस्क्ड मी आर यू लाइक दैट, मैंने कहा यस सर आई एम लाइक दैट। आई एम लाइक दैट। वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा फादर के बारे में पूछा, फाइनेंशियल किस तरह से हुई। फिर ये आस्क्ड मी द CIQs, और CIQ में फिर जब 12th की परसेंटेज आई तो वहाँ पर उन्होंने ग्रिल किया फिर मुझे अच्छे से, पूरा डेट वाई यू गेट ओनली 70, मतलब उन्होंने इससे शुरू किया डेट भाई तुम्हारे 83 12 10 तक तो एकदम सिंपल भाषा में कि भाई 10 तक तो तू पढ़ने में, हिंदी में बोला 10 तक तो तू पढ़ने में बहुत अच्छा था भाई, 10th के बाद क्या हुआ, 11 12 में क्या हुआ। हाँ तो देन ऐसे तो फर्स्ट थिंग मैंने कहा सर मैं खुद ही केयरलेस था, तो उन्होंने छूट देगा, वो तो दिख रहा है केयरलेस था तभी कमाए हैं। क्यों था केयरलेस वो बताओ मुझे। तो मैंने कहा सर फुटबॉल की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, और मैं ऐसा मैंने कहा था सर मैं हाइट में बहुत छोटा था, तो फिजिकली मैंने जो स्पोर्ट्स खेले हैं उनकी वजह से मेरी हाइट इतनी बड़ी है। तो मैं अपने फादर की हाइट भी 5'5" थी, भाई की भी 5'4" ही है, मदर की 4'7" या 4'8" है, तो सबसे लंबा मैं ही निकला हूँ, और इसी वजह से निकला हूँ कि स्पोर्ट्स वगैरह खेले मदद की, राइट। तो उन्होंने कहा ओके चलो और रीजंस, तो मैंने कहा सर फुटबॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो उन्होंने पूछा कहाँ तक खेले, तो फिर बाद में वो इस चीज़ पर ग्रिल करते रहे, यहाँ तक कह दिया था उन्होंने कि तुम इतना बताओ जेंटलमैन की 11th 12th में लाइफ को लेकर के क्या सोच रहे थे, या क्या। हाँ लाइक नहीं, ये क्वेश्चन मेरा भी बनता है एग्जैक्टली। कोई भी बैठा होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि ठीक है फुटबॉल खेल लो, दैट इज ओके, बट 11th 12th में सोचा क्या तुमने बैठ के? क्योंकि दीज आर द मतलब बहुत क्रूशियल टाइम है, 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट। 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली, बोर्ड बहुत मैटर करता है। तो मैंने कहा सर उस टाइम पे मेरा एक तो कंप्यूटर को लेकर के था, मैं BCA कर रहा हूँ, तो कह रहे तुमने कंप्यूटर क्यों नहीं ली। मैंने फिर ऑनेस्ट आंसर दे दिया सर कि स्कूल वालों को परसेंटेज चाहिए होती है, तो वो दिलवाते नहीं, वो नहीं दिलवाते हैं जो अच्छे होते हैं, तो मुझे फिजिकल दिलवाई थी ताकि अच्छे नंबर आ जाएं और परसेंटेज बढ़ जाए। तो मैंने ओके ओके। तो उसके बाद उन्होंने कहा, फिर क्वेश्चन पूछा था कि खेलना क्यों छोड़ दिया फुटबॉल फिर। राइट। तो पहला तो मैंने कहा सर कि असल में मेरे सीनियर थे एक 4-5 साल सीनियर, उनके बहुत बुरी इंजरी हो गई थी, पूरी हड्डी बाहर आ गई थी पैर की खेलते हुए। तो मतलब उस वजह से सर मैंने अगर घर पे ये सब चीज़ें मेरे साथ होती तो घर वालों को फाइनेंशियली बहुत बर्डन झेलना पड़ता, इसलिए मैंने आगे फिर कम्पिटिटिव फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है वो सब तो ठीक है, पर इंजरीज तो लगती रहती हैं, तुम इधर उधर जा रहे हो तुम्हारे लग सकती हैं, और तो अब तुम आर्मी में जा रहे हो वहाँ तो जान का खतरा है, वहाँ भी तुम छोड़ दोगे। मैंने कहा सर डेट्स अ ड्यूटी, वो तो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जब आर्मी को लेकर प्रश्न उन्होंने किया तो तुमने इस पे क्या जवाब दिया उन्हें? हाँ आर्मी को लेकर के भी काफ़ी ग्रिल किया था उन्होंने मुझसे, मतलब मेरे कज़िन के जो है वो एयरफोर्स में कॉर्पोरल है, तो उसके बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझसे उनकी मतलब बारे में पूछा, फिर उन्होंने एयरफोर्स के बारे में पूछा। वहाँ मैं 1-2 गलती कर गया था जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, जैसे उन्होंने एयरफोर्स का चीफ पूछा तो मैंने पूछा सर VR चौधरी, तो आप पूछा आर्मी सर मैंने कहा सर मनोज पांडे, तो वो मिस्टेक थी क्योंकि मैंने आगे जनरल नहीं लगाया, वहाँ पे एयर चीफ मार्शल नहीं लगाया, रॉन्ग थिंग, ये डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से कहा जाएगा, बट कोई नहीं। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ मैं भी कहूँगा कि जो अगर आप आर्मी जा रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एग्जैक्टली मैं पढ़ के गया था, वो काफ़ी हेल्पफुल था। और दूसरी चीज़ ये कि जो एयरफोर्स आर्मी आप चूज़ कर रहे हो वो क्यों चूज़ कर रहे हो, वो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उन्होंने किसी से भी यही नहीं पूछा कि तुमने क्या गोल्ड सिल्वर क्या जीता है, उन्हें मतलब नहीं, वो मेन चीज़ यही थी कि तुम्हें जाना क्यों है, उस चीज़ पर अच्छे से वो रीज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो रीज़न है वो रियल है या फेक है ये समझना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग। वो अगर तुम कहो पैशन है वो सब तो ठीक है जेंटलमैन पैशन है, बट और बताओ लॉजिकल, द वन वर्ड इज लॉजिकल। मेरा चेस्ट नंबर 4 था, चेस्ट नंबर 3 था एक, उससे तो यही कह दिया था कि जेंटलमैन मैं यहाँ लॉजिक सुनने बैठा हूँ, मुझे लॉजिकल आंसर। सही बात है। आप एक ऐसी भी बात समझो कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जब आप ऑफिशियल क्वालिटीज़ की बात करते हो, जब रीजनिंग एबिलिटी की बात आती है तो वहाँ एक ही चीज़ आता है वाई, और वाई जो है ना आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता है, वाई तो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनिंग उसमें होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो इट्स वेरी ट्रू कि आपको हर चीज़ का लॉजिक क्लियर कर लेना है। चलिए ओवरऑल GTO कैसा रहा? GTO फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन, सो ग्रुप डिस्कशन है व्हेनेवर केम हियर फर्स्टली इन द स्टार्टिंग आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लाइक मैं डिस्कशन कम डिबेट पे उतर जाता था। अच्छा, जब MKC में आप GD किया करते थे, हाँ, उस पे जो सीनियर्स थे मेरे उन्होंने काफ़ी बार डांटा था मुझे कि तू डिबेट करने की उतर जाता है, डिबेट करने उतर जाता है। वहाँ पर ऐसा मैंने नहीं किया, आई कीप काम, मैं
15-15 सेकंड के लिए 3-4 बार बोला बस। टोटल में 1 मिनट बोला 10 मिनट के डिस्कशन में। पर जब मैं बोला आई मेक श्योर सब मुझे सुन रहे थे। क्या बात है। तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि जो तुम बोल रहे हो वो क्वालिटी का होना चाहिए। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट दिया, 15-15 सेकंड के पॉइंट बोले 3-4 एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी कैसा रहा जीपी वगैरह? जीपी में अगेन आई गॉट सिर्फ लॉजिकल पॉइंट दिए, ज़्यादा मैंने इतना वो नहीं किया। उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क मेरा अच्छा नहीं गया था क्योंकि आइडियाज़ इतने अच्छे आए नहीं थे माइंड में। इससे पहले मैं कुछ सोचता, अब कुछ बच्चे ऐसे थे ग्रुप में जो बल्ली फट लगा के एकदम आगे शुरू हो जाते थे। हाँ, तो पर कैप्टन सर ने एक चीज़ बताई थी कि ये आइडियाज़ का वो नहीं है टास्क कि कौन कितने अच्छे बल्ली फट्टा लगा लेता है, कौन कितनी अच्छी रस्सी बांध लेता है। यहाँ पे तुम मैन को किस तरह से हैंडल करते हो, रिसोर्स को किस तरह से हैंडल। मैन एंड रिसोर्स हैंडलिंग का गेम ही है। कैप्टन सर ने यहीं से बता के भेजा था कि तुम्हें वहाँ से लोग मिलेंगे जो बल्ली फट्टा लगा के इधर से उधर पहुँचते चले। ओवर एक्टिव दिखाई देंगे। हाँ, तो वहाँ पे भी थे। तो उन्होंने कहा था ये सब मत करना, ग्रुप का टास्क है, ग्रुप के साथ चलना। फिर भी मतलब इतना अच्छा नहीं गया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, और हाफ ग्रुप टास्क भी इतने अच्छे नहीं गए थे जितने बाकी के थोड़े टास्क गए थे उनके रिस्पेक्ट में। कमांड टास्क कैसा रहा आपका? कमांड टास्क सर अच्छा हो गया था। कितनी बार बुलाए गए आप? सर 2 बार बुलाया गया। चलो फाइनल मोड पे आते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल कैसा रहा ओवरऑल? सर कॉन्फ्रेंस तो ऐसी चीज़ थी दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। इट वाज वेरी मच फ्रूटफुल। तो वहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट मेमोरेबल मोमेंट मेरे साथ हुआ, तो फुटबॉल की सिचुएशन थी, तो उन्होंने फिर कहा कि हम सारे लोग तुम्हारे टीममेट हैं, 3-0 से तुम्हारी टीम हार रही है, पहले तो तुम बताओ फॉर्मेशन क्या चुनोगे। तो मैंने कहा सर 4-3-2-1। तो उन्होंने उसका रीज़न पूछा, तो मैंने रीज़न बता दिया उसका कि सर 4 लोग डिफेंडिंग, 3 लोग मिडफील्ड पे खेलेंगे, 2 विंग पे और 1 उस पे खेलेगा अटैक पे। बोले एक ही स्ट्राइकर। मैंने सर सेट पीसेस से हम गोल बना देंगे। तो कह रहा चलो 3-0 से तुम हार रहे हो, हाफ टाइम हो चुका है और हम सब तुम्हारे टीम प्लेयर हैं, हम तो तुम स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, क्या करोगे तुम फिर उसके बाद एज अ कैप्टन? तो उसके बाद मैंने कहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मोटिवेट। तो उन्होंने कहा कैसे? तो ये चीज़ मैं नहीं भूलूंगा, मैंने उन सबकी नज़रों में एक एक करके आंखों में आंखें डाल करके देखा और कहा इट्स ओके इफ वी आर लैगिंग बिहाइंड वी कैन स्टिल कैच अप। बहुत इनफॉर्मली कह दिया मैंने। तो उसके बाद उन्होंने कहा, पर वो मुझ पर फिर प्रेशर बनाने लगे कि स्ट्रेटजी चेंज करोगे नहीं करोगे। तो मैंने कहा सर 4-3-2-1 की जगह 4-3-1-2 कर दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो 1-2-2-1 का क्या करोगे? मैंने कहा सर वो स्ट्राइकर 2 हो जाएंगे और एक बंदा सेंटर फॉरवर्ड पर रहेगा, तो बैलेंस बन जाएगा उसका। तो उन्होंने फिर पूछा था कि कर्व किक, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो मुझे बताओ कि कर्व किक कैसे लगती है, पर साइंस का टर्म यूज़ मत करना, एकदम ऐसा समझो कि मैं अनपढ़ इंसान हूँ, तुम्हें मुझे बताना है कैसे। तो मैंने बता दिया सर कि बॉल रखी हुई है, आपको उसे थोड़ा सेंटर में मारना होता है, थोड़ा वे फॉरवर्ड देना होता है कर्व प्रोड्यूस करने के लिए। तो ही कह रहा उससे हो जाती है। मैंने कहा सर ऑफ कोर्स हो। उसके बाद उन्होंने फिर नॉर्मली स्टे वगैरह पूछा एंड देन मुझे बेस्ट ऑफ विश लिया। अच्छा, कितना देर रहे आप कॉन्फ्रेंस के दौरान? सर इतने सारे क्वेश्चन में मैं समझता हूँ अराउंड 5-6 मिनट्स तो बीत ही गए। 5 to 6 मिनट रह गए। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। तो फाइनली फिर रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हुआ। हाँ। चेस नंबर क्या था? सर 4। क्या बात? असल में चेस नंबर पीछे से अनाउंस हो रहे थे। अच्छा, पीछे से। तो मेरे से पहले 3 का बोल दिया, तो मैंने कहा चलो छोड़ अब तो रह गया। फिर उन्होंने बोला, सबसे लास्ट में मेरा बोला गया था 4। तो मैं खड़ा हुआ, खड़े होकर नाम रोल नंबर बोला, तो मैं 5-10 सेकंड तो वहीं खड़ा रहा नम। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा ये किसी और का। फिर वो जो रिजल्ट अनाउंस करने आए थे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने हाथ से इशारा दिया कि इधर आओ भैया जल्दी। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया।